जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 7 मार्च 2026 के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल की द हिंदू की एनालिसिस में नहीं ले पाया था, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन आज कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ कवर करते हैं। कोइंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली कल के न्यूज़पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस नहीं थी जो हमें डिस्कस भी करते हैं, तो आज दोनों दिन में वो कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक हमारे कोट से जो कहता है, इन एनी केस यू मस्ट नॉट कंफ्यूज अ सिंगल फेलियर एज द फाइनल डिफीट। बहुत अच्छा कोट है बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अ सिंगल फेलियर इज नॉट योर फाइनल डिफीट। अभी तो केवल एक हार हुई है ना। एंड फेलियर का मतलब होता है डिफीट। फेलियर का मतलब डिफीट नहीं होता है, फेलियर का मतलब होता है द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। हम लोगों को फेलियर से सीखना है ना। नन्ही चींटी, हरिवंश राय बच्चन साहब की बहुत अच्छी कविता है। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, कई बार चढ़ती फिसलती है ना। मन का विश्वास रगों में हौसले को भरता है ना। और वो क्या करती है, एक दिन सफलता पाती है। राइट। तो हमें कभी भी फेलियर को दिमाग में नहीं बिठाना है, एक सिंगल फेलियर को दिमाग में नहीं बिठाना है ना, जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाए, उसे फाइनल डिफीट नहीं मानना है। राइट। चलिए आज के टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करते हैं। First, we have to discuss the mascots of Census 2027 was unveiled, है ना। Second is India's metabolic disease burden, इसको हमें डिस्कस करना है। ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। देन 3 एडिटोरियल्स हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज इंडियाज वुमेन फार्मर्स, सेकंड इज वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी एंड थर्ड इज एनजेंडरिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बच्चों, तीनों ही आर्टिकल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को कवर करने हैं। हम लोग इसे कवर करेंगे एक एक करके और आपको मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। 3 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी देयर, है ना। 3 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू, ताकि आप लोग इसे क्या करें, लिख के आप मुझसे चेक कराइए, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मैस्कॉट्स प्रगति एंड विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेस ऑफ सेंसस 2027, है ना। जो सेंसस 2027 होने जा रहा है उसके मैस्कॉट्स रिलीज किए गए हैं। किसने रिलीज किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये मैस्कॉट रिलीज किए हैं। और इन दोनों मैस्कॉट के नाम क्या है? विकास और प्रगति। जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक एजेंडा भी रहा है ना। विकसित भारत, प्रगति के ऊपर हमें काम करना है ना। तो प्रगति और विकास, दो मैस्कॉट को यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला, हिस्टोरिक शिफ्ट इन सेंसस मेथोडोलॉजी, है ना। द यूनियन होम मिनिस्ट्री अनवील्ड 2 मैस्कॉट्स, प्रगति representing a female enumerator and Vikas representing a male enumerator, to serve as the friendly faces of exercise and encourage public participation. Right. First, in the Indian census history की अगर बात करें तो census 2027 will be a landmark exercise due to 3 unprecedented features. सबसे पहला, it will be कंप्लीटली डिजिटल। इस चीज को ध्यान रखना, इट विल बी कंप्लीटली डिजिटल। फेजेस में डिजिटल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिजिटल नहीं करेंगे। इट विल बी कंप्लीटली डिजिटल। सेकंड, इट विल अलाउ फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन बाय द सिटीजन, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन मतलब सिटीजन्स कैन fill their details by their own by their own, है ना, by their own. And third, it will officially included in the enumeration of caste, addressing a long standing demand for updated socio-economic data. ठीक है, ध्यान रखना, इट विल ऑफिशियली इंक्लूड द एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट। तो जो कास्ट है वो भी इसमें ऐड की जाएगी, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सोशियो इकोनॉमिक डेटा को अपडेट करने की। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो भारत का पहला सर्वे सेंसस कब हुआ था? हिस्टोरिकली अगर बात करें
तो 1881 में फर्स्ट सर्वे वाज कंडक्टेड इन इंडिया, फर्स्ट सेंसस was conducted and who was the viceroy back then? आपको ये पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वॉज द वाइसरॉय, लॉर्ड रिपन वॉज द वाइसरॉय। ठीक है, अब सेंसस में और क्या क्या चीजें आई हैं। डेवलपमेंट एंड फेज्ड एग्जीक्यूशन की बात करें तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाएगा। द रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर दिस मेमोथ टास्क हैव बीन इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक जो है उसने इसको तैयार किया है, इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया है, और टू फेज्ड अप्रोचेस में इस सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। द सेंसस विल बी कंडक्टेड इन टू डिस्टिंक्ट फेजेस। फर्स्ट इज हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, HLO, दैट इज मैपिंग एंड लिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स एंड ड्वेलिंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जियो मैपिंग की जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। देयर विल बी अ जियो मैपिंग। जियो मैपिंग का मतलब क्या होगा कि सैटेलाइट इमेजेस ली जाएगी ताकि कोई भी घर, कोई भी कस्बा, छोटे से छोटा एरिया भी छूटे नहीं। देन सेकंड इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन इज द एक्चुअल काउंटिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेस। ठीक है, तो सबसे पहला है HLO। HLO में क्या होगी, हाउस लिस्टिंग होगी, जियो मैपिंग के थ्रू सैटेलाइट की इमेजेस ली जाएगी। और फिर सेकंड है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, है ना, जहां पे जितने भी पॉपुलेशन है उसका, उनका डेटा और उनका सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है, सीडैक ने 4 की प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे तैयार किए हैं। 4 की प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। बच्चों डेफिनेशन ध्यान रखना, आपसे ये डेफिनेशन यूपीएससी पूछ सकता है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, HLBC, है ना, अ वेब मैप एप्लीकेशन अलाउइंग चार्ज ऑफिसर्स टू डिजिटली demarcate house listing blocks using satellite imagery, guaranteeing standardized geographic coverage. Then second is HLO mobile app. तो HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस जो है, HLO मोबाइल ऐप, इट इज अ सिक्योर offline capable mobile application used strictly by registered enumerators to collect and upload house listing data directly from the field। कि जैसे हम आपके घर पे आए, आपके घर पे आप सर्वे लिया और सर्वे लेने के बाद वहीं पे जियो टैग किया कि हाँ इस घर का सर्वे हो गया है, तो अब इस घर का सर्वे हो गया है तो अब सीधे सीधे ये ऑनलाइन चढ़ जाएगा, कोई छेड़खानी इसमें नहीं होगी। इट इज सच सिक्योर कनेक्शन इसमें मौजूद है। देन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, SE पोर्टल, है ना, a secure web based platform empowering eligible household to submit their data online before field operations begin. It generates a unique self enumeration ID, SEID, which is later shared with the visiting enumerator for the swift verification। है ना, तो आप अगर चाहें तो सेल्फ एन्यूमरेशन भी आप लोग कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID दी जाएगी ताकि जब भी जो एन्यूमरेटर आपके घर पे आए तो आप ये ID उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, देन सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS, राइट। तो ये CMMS क्या है? अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड डैशबोर्ड डिजाइन्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव oversight. It allows officials to plan, execute and monitor all census related activities across various administrative levels in the real time। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड डैशबोर्ड है डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, यानी दिल्ली में बैठे बैठे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को अगर ये देखना है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे शहर जैसे कानपुर में, है ना, तो कानपुर में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, या जैसे लखनऊ में कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, कितना कवरेज बाकी है, ये सारा रियल टाइम मॉनिटरिंग इसमें होगी। तो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 की प्लेटफॉर्म से सेंसस से जुड़े हुए। मैस्कॉट्स के नाम याद रहे आपको, मैस्कॉट्स के नाम क्या है? प्रगति एंड
विकास, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि प्रगति और विकास, हाल ही में ये दो टर्म सुने गए थे तो किससे जुड़े हुए हैं। तो कई लोग ऑप्शन में पूछ लेंगे भी ट्रेन, नई ट्रेन का नाम है, सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है, तो लोगों को लगेगा हाँ रे हाँ 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 ऐसा कोई नाम तो होता ही है। तो ऐसा कोई नाम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया चाइना टॉप एशिया पैसिफिक रीजन इन द मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों हमारे सामने आई है, क्योंकि अभी भी हमने एक आध दिन पहले एक न्यूज कवर की थी बच्चों, जिसमें हमने ये कहा था कि भाई कैसे जो है इंडिया के अंदर जो है बर्डन ऑफ डिजीज जो है ये बढ़ रहा है। राइट, तो जब ये डिजीज, बर्डन ऑफ डिजीज जब किसी भी देश के अंदर बढ़ता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अब अगर ये जब बढ़ रहा है तो इट इज अ, मतलब ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, जो हम लोगों को अभी क्या करने की जरूरत है, हम लोगों को सही करने की जरूरत है। और इसको हम कैसे सही करेंगे बच्चों, हम इसको सही करने के तरीके क्या हैं, इसको हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाल ही में न्यूज में क्या आया है, मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज क्या होती है बच्चों, राइट, क्या ये मेटाबॉलिक डिजीज खतरनाक होती है? और इंडिया एंड चाइना टॉप है एशिया पैसिफिक रीजन में, टॉप आए हैं मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन में। तो क्या होती है मेटाबॉलिक डिजीज, इसको एक एक करके आपको समझाता भी हूं, बताता भी हूं, और आपको बताता भी हूं कि भाई ये स्टडी क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ग्लोबल बर्डन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी, जी जीबीडी, जो कब से कब तक के बीच की गई है, 1990 से 2023 के बीच की गई है, उसकी रिपोर्ट रिवील कर दी गई है। ठीक है, ये जो है ना, इसने ये बताया है कि 2030 तक क्या फॉरकास्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या होती है, मेटाबॉलिक डिजीज क्या होती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस। थोड़ी सी आज पढ़ाने की स्पीड स्लो इसलिए है बच्चों, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खराब है। मैं ज़्यादा तेज बोलूंगा तो मुझे परमानेंटली 2-3 दिन के लिए गले को रेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड। अगर आप चाहें तो क्लास को आप 1.5x या 1.2x की स्पीड पे देख सकते हैं, अगर आज मेरी स्पीड आपको थोड़ी स्लो दिख रही है तो। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलिए मेटाबॉलिक डिजीजेस को बात करते हैं। तो मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन होते हैं? इट इज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर group of disorders that disrupt मेटाबॉलिक डिजीज में, अगर जो की वर्ड है बच्चों मेटाबॉलिक डिजीज का, की वर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म, है ना। तो व्हाट इट विल डिसरप्ट द बॉडीज, it will disrupt the body's normal metabolic process, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये उसको कैसे करता है, ये उसको डिसरप्ट करता है। जैसे जो फूड है उसको ब्रोक डाउन करना, स्टोर करना, ये इस पूरे फंक्शन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो कॉमन मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस, है ना, एमडी, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस कौन सी हैं? 5 तरह की मेटाबॉलिक डिजीजेस जो होती हैं उन्हें क्या माना गया है, जो 5 मेटाबॉलिक डिजीजेस को सबसे हाई मेटाबॉलिक डिजीज माना गया है। जैसे टाइप 2, टाइप टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। सेकंड इज हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी।
then high body mass index BMI, then high cholesterol, high cholesterol, हाई कोलेस्टेरॉल एंड ई। ये थोड़ा सा लंबा नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MASLD, है ना। लेकिन इसको मसालेदार मत बोल देना भाई, आप लोग इंडियन जो आप लोग है ना, इसको बोलते हैं बाय मेटा, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली डिसफंक्शन मेटाबॉलिकली डिसफंक्शन एसोसिएटेड सो जितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे से हो रही है, मेटाबॉलिकली डिसफंक्शन डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, स्टिएटोटिक स्टिएटोटिक लिवर डिजीज, लिवर डिजीज। ठीक है, ये होती है MASLD। तो ये चीज ध्यान रखना, बड़े बड़े नाम यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो ये 5 तरह के प्रोमिनेंट मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये होती है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई उनके अंदर मेटाबॉलिक डिजीजेस मौजूद है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, एंड दैट इज जो एंड दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स, है ना। ये जो मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं, व्हाई व्हाई दे आर हैजार्डस, व्हाई दे आर व्हाई दे आर कॉज ऑफ कंसर्न, why they are cause of concern, because they are they are major contributor, they are major they are major contributor to नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसके मेजर कंट्रीब्यूटर जो हैं वो ये 5 डिजीजेस होती हैं। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट आई है ना, ये जो रिपोर्ट आई है एशिया पैसिफिक रीजन की, इस रिपोर्ट को 2 की इंडिकेटर्स में यूज किए हैं, है ना। 2 की इंडिकेटर्स यूज किए कि भाई मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं, द मेटाबॉलिक डिजीजेस had two key indicators। क्या आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस है कि नहीं है, या कैसे पता पड़ता है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस के है या नहीं है। तो इसके 2 की इंडिकेटर हैं। सबसे पहला डेली, DALY, डेलीज। क्या होता है डेली, बताता हूं अभी 2 मिनट में बता रहा हूं। और दूसरा है मॉर्टालिटी ई रेट, मॉर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, है ना। ना व्हाट इज डेली, डेली का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी एडजस्टेड, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। और मोर्टालिटी रेट मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ caused by specific disease, caused by specific disease। ठीक है, तो कॉज्ड बाय स्पेसिफिक डिजीज ये होता है मोर्टालिटी रेट। ठीक है बच्चों, अब ये जो कह रहा है कि
डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल डिजीज बर्डन कितना है ना, द मेजर ऑफ। अब डेली का फुल फॉर्म बता देता हूँ। मोर्टालिटी रेट तो समझ गए होंगे आप कि भाई डायबिटीज होने से कितने लोग मरे, या आपके बीपी के होने से कितने लोग मरे, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कितने लोग मरे। ये तो क्या मोर्टालिटी रेट। अब डेली के बारे में आपको समझा देता हूँ। भाई डेली की डेफिनेशन क्या है ना। डेली डेफिनेशन क्या है ये भी आप समझ लीजिए। डेली डेफिनेशन ये क्या होता है। डेली डेफिनेशन इज द मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन, है ना। इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन, ओवरऑल डिजीज बर्डन combining years, lost due to premature death, premature and years lived with disability। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने मतलब ये डिजीज का जो बर्डन है और कब डेथ हुई, जिसकी वजह से कैसे डेथ हुई, है ना, कितने जल्दी डेथ हो गई, या फिर कितने साल उस डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ा, इसको बोलते हैं डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, सो अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसको समझते हैं। तो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो और ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो क्या कहती है बच्चों, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो है वो ये कहती हैं कि भारत के अंदर और इन इंडिया, अपन केवल इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इन इंडिया 21, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, 21 मिलियन, यानी लगभग 21 लाख, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होता है मेरे ख्याल से, तो 21 लाख, है ना। तो टोटल जो है 21 लाख डेली, जो है डेली टाइप जो है, इट इज लिंक्ड टू टाइप 2 डिजीज। यानी सोचिए, टाइप 2 डायबिटीज, सॉरी, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर 5.8 lakh डेथ every year due to diabetes, same due to diabetes, ड्यू टू डायबिटीज, राइट। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, हाई बीपी की बात करूं, तो हाई बीपी में भी सेम है, 3.8 करोड़। अगर बीपी की बात करें तो हाई बीपी में अगर जो डेली है, DALY, और मॉर्टालिटी है, तो सेम चीज है। डेली कितना है, 3.8 करोड़ हाई बीपी, और मोर्टालिटी कितनी है, 15.7 लाख, यानी 15.7 लाख मर रहे हैं, है ना। सेम इंडिया के अंदर द अंडर अदर पैरामीटर्स जो है, BMI, कोलेस्ट्रॉल, है ना, इंडिया जो है चाइना से बिल्कुल सेकंड नंबर पर है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन ये कितनी चिंताजनक बात है बच्चों कि अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें आने वाली जनरेशन्स को फेस करना पड़ेगा, अगर हमने अभी भी हमारी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री रखा तो। ठीक है, चलिए एडिटोरियल पार्ट को डिस्कस करते हैं। राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन फॉर इंडियाज वुमेन फार्मर, बहुत अच्छा एडिटोरियल है कि भारत की जो महिला किसान है उनके लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या राइट्स, उनको कैसे जस्टिस और कैसे एक्शनेबल काम हम लोग करें जिससे हमारी जो महिला किसान है उनको फायदा मिले। एक एक करके डिस्कस करते हैं। द एडिटोरियल अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब दो बातें, दो अलग विपरीत बातें, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, है ना, इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या, पहला, while
वुमेन सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट टू एग्री फूड सिस्टम्स, है ना, एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है, बट स्टिल दे लैक फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन एज फार्मर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लैंड टाइटल्स। उनके पास जमीन ही नहीं है तो उनको किसान का दर्जा भी नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको किसानी का दर्जा भी नहीं मिलता है। सो एज द वर्ल्ड मार्क्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को ये मनाया जाता है बच्चों, 8 मार्च को मनाया जाता है, एंड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर इन 2026। the article highlights how structural exclusion from land ownership denies women access to institutional credit, subsidies, and climate resilient technologies, ultimately leading to severe nutritional and economic vulnerabilities despite their outsized labor। भले ही वो इतना ज्यादा काम करती है, लेकिन जब उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है, तो उनके साथ बहुत तरह का भेदभाव होता है। और हमें 2026 में इसी भेदभाव को मिटाने का प्रयास करना है। चलिए एक एक करके आर्ग्यूमेंट करते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में ऑथर कहते हैं भाई देयर इज अ सीरीज ऑफ सिस्टमिक एक्सक्लूजन एंड इनविजिबल लेबर, है ना, पेट्रीलिनियर इनहेरिटेंस। ऑथर कहते हैं कि डिस्पाइट लीगल रिफॉर्म्स गारंटीइंग इक्वल इनहेरिटेंस, लैंड रिमेन्स ओवरवेलमिंगली registered in the man's name due to entrenched social norms and limited legal awareness, है ना। ये बात ठीक है कि ओवरवेलमिंगली जो है लड़कों के नाम पर ही जमीन रहती है, लेकिन फिर भी लड़कियों को अधिकार तो है लॉ में, लेकिन फिर भी लड़कों के नाम पर ही जायदाद रहती है। एसेट लिंक्ड एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, crop insurance, and agriculture extension service hinges on the documentation. Because eligibility is tied to land titles, exclusion is built directly on into the program design। तो ऑथर कहते हैं कि भाई जितने भी फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज है, ये सारे के सारे किस पे टिके हुए हैं? डॉक्यूमेंटेशन पे टिके हुए हैं। बट नाउ द एलिजिबिलिटी, अब जो एलिजिबिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन को देने की, वो सारी लैंड टाइटल के ऊपर आधारित है। तो सीधे सीधे तौर पर अब जब लैंड का जो टाइटल है वही मेरे पास नहीं है, तो एक्सक्लूजन जो है वो सीधे सीधे प्रोग्राम की डिजाइन पर ही आ जाता है। ऑथर अपने थर्ड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि भाई लड़कियों का काम एक अनरिकॉग्नाइज लेबर की तरह है। द वुमेन हु मैनेजेस डेली फार्म ऑपरेशंस, नेगोशिएट्स विद इनपुट डीलर्स एंड हायर लेबर does so without formal legal standing, rendering her contributions invisible। तो लड़कियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे इनविजिबल करार कर दिया जाता है क्योंकि कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं, और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। सबसे पहला है माइग्रेशन ड्रिवन शिफ्ट, द एक्सेलरेटिंग रूरल टू अर्बन आउट माइग्रेशन ऑफ men has led to the feminization of agriculture, forcing women to take on the primary responsibility of cultivation and risk management। ऑथर कहते हैं कि भाई लड़के जो हैं वो अब नई जॉब की तलाश में, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको फायदा नहीं दिख रहा है, राइट, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में फायदा नहीं दिख रहा है, तो अब जो किसान है, जो लड़का पुरुष किसान है, वो शहर की तरफ जा रहा है। अब जब वो शहर की तरफ जा रहा है तो जो गांव में जमीन है उसकी देखभाल कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही है। बट जो है फॉर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कल्टीवेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। नाउ इट इज द डुअल बर्डन, वुमेन फेस इमेंस प्रेशर बैलेंसिंग प्रोडक्टिव फार्मिंग एंड reproductive, that is care giving responsibilities, exacerbated by poor access to drudgery reduction टेक्नोलॉजीज। तो जो वहां पे ये जो दो तरह का जो काम उसके ऊपर आता है, एक तो प्रोडक्टिव, है ना, बीज को बोना करना ये सब, और फिर उसे बेचने जाना, उसकी कटाई छटाई करना, ये सारे काम जो है अभी डुअल बर्डन जो है ये किसके ऊपर आ गया? ये डुअल बर्डन एक महिला किसान के ऊपर आ जाता है। नाउ
थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑथर कहते हैं इट इज द साइलेंट इमरजेंसी ऑफ माल न्यूट्रिशन, रिसोर्स पुअर वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर वर्क बर्डन्स लीडिंग टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड परसिस्टेंटली हाई एनीमिया रेट्स, है ना, उनके अंदर आयरन की कमी होने लगती है और बहुत बड़े लेवल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। It will lead to intergenerational consequences. Maternal undernutrition directly contributes to low birth weight, stunting, and impaired cognitive development in चिल्ड्रन, है ना, नेचुरल सी बात है। देन ऑथर अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में कहते हैं भाई जो एनएफएसए है, लिमिटेशन है, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो लिमिटेशन है वो और भी ज्यादा इन बातों को खत्म करती है। जैसे while the National Food Security Act NFSA guarantees subsidized cereals and maternity entitlements, diets remain cereal heavy. The paradox remains stark. Every woman feeding the nation cannot secure a diverse nutrient diet for their own family. ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जो किसान, खास करके महिला किसान, जो पूरे देश को खाना खिला रही है, जो पूरे देश को क्या दे रही है, जो पूरे देश को अलग अलग प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर फसल उगा उगा के दे रही है, वो जो है अपने फैमिली के लिए क्या नहीं लेके आ पा रही है, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या लेके नहीं आ पा रही है, अच्छा फसल, अच्छा डाइट नहीं लेके आ पा रही है। ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रास्ट की बात है, ठीक है। नाउ ऑथर अपने थर्ड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं एंटाइटलमेंट हॉल्ट एट द थ्रेशोल्ड, राइट। कैसे? ऑथर समझाते हैं जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लीगल थ्योरी एंड लिव्ड रियलिटी रिक्वायर्स होलिस्टिक एम्पावरमेंट, है ना। कैसे? सिक्योर लैंड राइट्स, एक्सेस टू इनपुट्स, थर्ड डिसीजन मेकिंग एजेंसी में लड़कियों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके लड़कियों को क्या होगा, तब जाके लड़के एम्पावर होगी किसी भी तरह का क्या लेने के लिए, समझदार भरा निर्णय लेने के लिए। एम एस स्वामीनाथन जो थे उनका एक सपना था, क्या सपना था? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन emphasized that women's control across the entire agri food chain, है ना, अगर होता है तो एंटायर फूड चेन होना चाहिए, फ्रॉम कंजर्वेशन टू कल्टीवेशन टू कंजम्पशन टू कॉमर्शलाइजेशन, चारों चीजों पर वुमेन का कंट्रोल होना चाहिए, कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन एंड कॉमर्शलाइजेशन। एंड इसके लिए जो है पीस मील प्रोग्राम डिजाइन जो है ये बहुत ज्यादा हमें थोड़ा बहुत इसमें सुधारने की जरूरत है। जैसे करंट फूड ट्रांसफर्स वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर हेवीली सीरियल सेंट्रिक with uneven integration of nutrient dense foods like pulses and millets। तो हमें जो ये फूड ट्रांसफर सिस्टम है इसको बहुत हमें ओवरऑल करने की जरूरत है। फिर जो डिजिटल डिवाइड आया है ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। जैसे while digitalization of agriculture services offer benefits, it inadvertently excludes women who lack digital literacy, documentation and basic connectivity। ये बात ठीक है कि अब धीरे धीरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी है तो बच्चे ही ना बच्चों, और जो पुरानी जनरेशन जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उसके लिए तो और भी ज्यादा खतरे की घंटी है। तो जो डिजिटल डिवाइड है जिसमें लड़कियों को एक तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है और फिर वो डिजिटली इलिटरेट है, डॉक्यूमेंटेशन उनके सही नहीं है, बेसिक कनेक्टिविटी उनको नहीं पता, तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ये एग्रीकल्चर सर्विसेज से भी उनको क्या कर देता है, और ज्यादा काट देता है, राइट। ऑथर अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कीपिंग न्यूट्रिशनल ऑब्जेक्टिव्स इन फोकस एंड प्रायोरिटीज फॉर एक्शन। ऑथर कहते हैं कि भाई हमें चार चीजों पे काम करने की जरूरत है, फोर प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। एक तरह से वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं, फोर प्रायोरिटी एरियाज हैं। क्या क्या? सबसे पहला विजिबिलिटी इन डेटा एंड लॉ, है ना, हमें डेटा और लॉ में विजिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा,
policies must adopt the definition from National Policy for Farmers, which explicitly delinks the farmer's identity from the land ownership, recognizing landless cultivators, sharecroppers, and forest gatherers. हमें क्या करने की जरूरत है? हमें हर तरह से हमें फार्मर की आइडेंटिटी को लैंड के ओनरशिप से डीलिंक करने की जरूरत है। हमें लैंडलेस कल्टीवेटर को भी रिकॉग्नाइज करना है, शेयर क्रॉपर को भी हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, और फॉरेस्ट गैदरर को भी हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड प्रायोरिटी में हमें क्या करना है? रिसोर्स राइट्स स्ट्रेंथनिंग हमें करनी है। रिसोर्स के जो अधिकार हैं वो हमें, संसाधनों के अधिकारों पर हमें उनका हक स्थापित करना है ना? कैसे? एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल इनहेरिटेंस, प्रमोट जॉइंट स्पाउसल टाइटल्स एंड एम्बेड एसेट क्वेश्चंस विद इन वुमेन्स कलेक्टिव्स टू बूस्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। हमें जो है हर तरह से क्या करना है? पहली बात तो इक्वल इनहेरिटेंस देना है, ज्वाइंट स्पाउसल टाइटल देना है, एसेट क्वेश्चंस जो है उसमें सब में लड़कियों को ऐड करना है, ताकि जो लड़कियों की कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो सके और बढ़ सके। C is nutritional alignment. Public procurement and support measures must promote nutri-cereals, fruits and vegetable by small scale farmers. There should be distributed via PDS, Anganwadi, school meal programs, and community driven models like women seed banks and kitchen gardens are वाइटल। ध्यान देना चाहिए हमें कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट मेजर्स हैं वहां पे न्यूट्री सीरियल्स प्रोवाइड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो बाय स्मॉल स्केल फार्मर्स, और पीडीएस, आंगनवाड़ी, स्कूल प्रोग्राम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। ये थर्ड प्रायोरिटी एरिया में होना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन एक्सेस, प्रोवाइडिंग लेबर सेविंग टूल्स रिड्यूस time poverty, while equitable access to extension services ensure women can make informed choices about climate resilient agriculture and resource management। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आपके मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज एक्सपेंडेड वुमेन्स रोल बट फेल टू प्रोवाइड देम विद मैचिंग सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एनालाइज द सिस्टमिक बैरियर्स फेस्ड बाय वुमेन फार्मर्स एंड सजेस्ट जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस टू इंश्योर देयर लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। भारत में कृषि के नारीकरण ने महिलाओं की भूमिकाओं का विस्तार तो किया है, लेकिन उन्हें समान सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। महिला किसानों के सामने आने वाली प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण करें और उनकी कानूनी मान्यताओं और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण सुझाएं। जीएस पेपर 1 से संदर्भित ये सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिख दिया है तो बेझिझक बेहिचक आप अपना आंसर कहाँ भेज दीजिए? iasrm@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर विद इन 2 आवर्स आपके आंसर को फ्री इवेल्युएट करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपके आंसर आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए सेकंड एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंसिंग इनोवेशन विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। बहुत अच्छा एडिटोरियल है बच्चों, क्योंकि इन द डिजिटल एज डिजिटल सेफ्टी खास करके वो भी महिलाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो भी उस समय में जब हम डीप फेक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। क्या होता है आगे समझते हैं। देखिए, इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, दिस एडिटोरियल हाइलाइट्स द अर्जेंट नीड to prioritize ethical AI, urgent need to prioritize the ethical AI and women's digital safety. As internet accessibility grows, the anonymity of digital space coupled with advanced AI tools like deepfakes has created severe new vulnerabilities for women। है ना? जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, एआई और ज्यादा एडवांस हो रहा है, साथ ही साथ डीप फेक्स भी बन रहे हैं। आपने डीप फेक्स मतलब आप समझते होंगे भाई, चेहरा किसी और का लगाकर उसी की आवाज में क्या निकाल दी जाती है? उसकी आवाज निकाल दी जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये डीप फेक माना गया है ना। सो दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट मिटिगेटिंग दीज threats require multi-pronged approach
जैसे स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव इम्प्लीमेंटेशन, इंक्रीजिंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बैलेंसिंग इनोवेशन विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। द डिजिटल थ्रेट लैंडस्केप की अगर बात करें तो while technological innovation is transforming the world, women are disproportionately bearing the brunt of digital threats, which is only 16% to 58% facing, with 16% to 58% facing online harassment। जैसे जैसे जो है वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली डिजिटल इवॉल्व हो रहा है, तो 16% टू 58% लड़कियां जो है ये ऑनलाइन हैरेसमेंट फेस कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है बच्चों, राइट। द एनोनिमिटी फैक्टर की बात करें तो अनलाइक फिजिकल स्पेसेस वेयर वुमेन कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, द डिजिटल वर्ल्ड्स एनोनिमिटी एंड इट्स डीप इंटीग्रेशन इनटू डेली लाइफ make protecting against doxing, humiliation and abuse significantly more difficult। अगर फिजिकल है तो हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, पुलिस बुला सकते हैं, उनका स्केच बनवा सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में तो आपकी आइडेंटिटी ही क्या कर दी जाती है, हाइड कर दी जाती है, और आपकी आइडेंटिटी बाहर निकालना भी नहीं जा सकता क्योंकि प्राइवेसी का सवाल है। तो इस वजह से तो जो डॉक्सिंग, ह्यूमिलिएशन और जो अब्यूज है उससे कैसे बचा जाए, लड़कियों को ये पता ही नहीं है, राइट। देन ऑथर कहते हैं विद दिस इज द डीप फेक एरा, है ना, डिफाइनिंग द थ्रेट इज मस्ट इन दिस कैटेगरी। क्या, कैसे? वी आर करंटली इन द एरा ऑफ डीप फेक्स, दैट इज डिजिटली ऑल्टर्ड इमेजेस, है ना, ऑडियो एंड वीडियोस क्रिएटेड यूजिंग एआई टू डिपिक्ट फैब्रिकेटेड इवेंट्स और स्टेटमेंट्स विथ हाई रियलिज्म। हमें पता ही नहीं पड़ता है कि भाई ये सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना हाई रियलिज्म दिखाया जाता है कि फैब्रिकेटेड इवेंट्स भी हमें क्या लगने लगते हैं, सच्चे लगने लगते हैं। व्हाट इज द केस इन पॉइंट? द रीसेंट मिसयूज ऑफ ग्रॉक एआई डेवलप्ड बाय एक्स एआई टू जनरेट नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस ऑफ वुमेन एग्जाम्प्लिफाइज दिस थ्रेट। है ना भाई, किसी कोई कंसेंट नहीं लिया गया, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअलाइज्ड इमेज बनाई गई ग्रॉक एआई के थ्रू, राइट। Then it is the erosion of societal restraints. Online anonymity act as a catalyst, melting away the traditional societal restraints against unacceptable behavior and exacerbating India's existing gender inequalities and widespread violence against women। है ना, अगर ऑनलाइन एनोमिटी रहेगी तो ऑलरेडी इंडिया में जो एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी है और वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, ये और ज्यादा उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। एग्जारबेटिंग मतलब इट विल इंक्रीज, इट विल हेल्प इन इंक्रीज। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन ऑथर अपने कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट में कहते हैं भाई देयर इज नो वुमेन डेवलपर, है ना। ऑथर कहते हैं भाई देयर इज अ सीवियर अंडर रिप्रेजेंटेशन, द कोर स्ट्रक्चरल इशू ड्राइविंग अनएथिकल एआई इज द लैक ऑफ वुमेन इन एआई डिजाइन। According to United Nations Development Program, women make up only 22% of AI professional and under 14% at the senior level। केवल 14% है सीनियर लेवल पर, और प्रोफेशनल एआई प्रोफेशनल लेवल पर केवल 22% है ना। मेल डोमिनेटेड टूल्स की अगर बात करूं, एट यूएन वुमेन रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट मेनी डीपफेक टूल्स आर predominantly built by men and disproportionately target women, rarely working effectively of images on the men। तो लड़कों की इमेज पे अगर आप ये सारी चीजें डालेंगे या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज बनाना चाहेंगे लड़कों की, तो नहीं बनेगी। लेकिन लड़कियों की इमेज बहुत हाई रियलिज्म के साथ, है ना, जो फैब्रिकेटेड चीजें हैं वो भी बनेगी। इसका मतलब है कि जो मैन है उन्होंने जानबूझकर जो है क्या किया है, ऐसा ही टूल बनाए हैं जिससे वुमेन्स को टारगेट किया जा सके। सो व्हाट इज वे फॉरवर्ड? द नीड फॉर डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, डाइवर्स डेवलपमेंट टीम, इंक्रीज एआई इफेक्टिवनेस, integrating women's unique lived experience can shape the theoretical foundations of tech, ensuring rapid removal of harmful content and safer online स्पेसेस। रेगुलेटरी रिस्पांस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसे बोला जाता है, माइटी हैज इशूड
guidelines directing online intermediaries to take down reported defects within 3 hours of receiving the notice. The crucial step towards protecting women from irreparable harm. अभी हाल ही में पहले 24 घंटे का समय था, अब उसे क्या कर दिया गया है, 3 घंटे के अंदर अंदर हटाने के लिए कह दिया गया है, ताकि लड़कियों की डिग्निटी को सुरक्षित रखा जा सके। राइट, ऑथर कहते हैं अपने कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट में कि वी शुड स्टार्ट यंग। क्या डिजिटल नेटिव्स की अगर बात करें तो वाइल चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 in 3 इंटरनेट यूजर, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द वेब। बच्चे जो हैं वो वेब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। सो ग्रास रूट सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ग्रास रूट सेंसिटाइजेशन का मतलब बचपन से ही हमें उन्हें सिखाना है कि क्या होता है एआई, क्या होता है इंटरनेट, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताना है। एड्रेसिंग अनएथिकल एआई रिक्वायर्स टैकलिंग द इशू एट द ground level. Digital safety and sensitization regarding AI misuse must be integrated into elementary education, treated with the same severity as the physical abuse awareness. हमने अभी तक तो ये समझाया है कि भाई फिजिकल अब्यूज ऐसा होता है बच्चे, तो आपको ऐसे रिपोर्ट करना है, तो हमारी बच्चियों ने यहाँ तक तो सीखा, लेकिन अब हमें अनएथिकल एआई के बारे में भी बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, इट इज author says that it is an inevitable integration, है ना। resisting AI is futile, हमें AI को resist नहीं करना है, वो futile effort है। AI is very helpful tool if it is used ethically, तो resisting AI is futile. However, prioritizing ethical AI ensures that women are not left bearing the negative external cost of the technological advancement। ठीक है, चलिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चरल रीजंस बिहाइंड द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। हाउ कैन इंटीग्रेटिंग डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल मिटिगेट द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ एआई मिसयूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे संरचनात्मक कारणों पर चर्चा करें। प्रारंभिक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा शिक्षा को एकीकृत करने से एआई के दुरुपयोग के दीर्घकालिक जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। जीएस पेपर 1 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिख लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे बस जो आपने लिखा है मुझे भेज दीजिए बच्चों। आई प्रॉमिस यू आपकी राइटिंग को बहुत शानदार हम लोग कर देंगे, और क्योंकि हम लोग आपके आंसर्स का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी और तीसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेशन इनटू रियल चेंज बाय 2029, है ना। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है ना, जो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें रिजर्व करेगा लड़कियों के लिए, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिखिए, द इम्पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट इन 2019 विल सिक्योर 1/3 of the seats in the Lok Sabha for women, marking a historic expansion of the political रिप्रेजेंटेशन। तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था लड़कियों को, वो एक बहुत जो कई डेकेड्स से ड्यू था, वो मिलने जा रहा है वुमेन रिप्रेजेंट रिजर्वेशन एक्ट 2019 से। However, the editorial cautions that physical presence in parliament must be backed by substantive policy agenda. It highlights a critical ignored issue, that is a severe lack of gender sensitive elder care policy in India, a necessity as a country undergoes a rapid demographic transition and the burden of care economy disproportionately fall on the women। तो ये बात ठीक है कि भाई ये पैराडॉक्स क्या है, वही सेम पैराडॉक्स है कि आपने लड़कियों को एक तरफ तो आप क्या देने के लिए काम कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से हटकर अब हमारा देश भी धीरे धीरे जब बूढ़ा होगा, तो बूढ़े होने के बाद
हमारे हमने जो केयर इकोनॉमी के ऊपर जो अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, तो उसका सीधा सीधा बर्डन जो है वो किसके ऊपर आएगा? वुमेन के ऊपर आएगा। और जब वुमेन के ऊपर आएगा तो फिर हम तब लड़कियां क्या करेगी? राइट। सो देयर इज एन इमीडिएंसी, है ना, यानी बहुत जल्दबाजी है ना। सब्सटेंसिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, merely having women in the parliament, merely having women in the parliament, that is descriptive representation। कि अरे भाई 543 में से एक तिहाई मतलब कितना 150 जो है लड़कियां जो हैं कितनी 150 या 170 लड़कियां जो है पार्लियामेंट में है। राइट, 150-200 लड़कियां पार्लियामेंट में है। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, विल not automatically change the legislative priorities unless specific issues are actively demanded and transformed into political agendas today। तो भाई जो है ऑथर कहते हैं कि भाई ये लड़कियों का केवल पार्लियामेंट में जाना कि एक तिहाई सीट पर बैठी हैं, इससे जो स्पेसिफिक इश्यूज है वो चेंज, उन्हें वो जो एक्टिवली डिमांडेड है, अनलेस इसमें इश्यूज आर एक्टिवली डिमांडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिटिकल एजेंडाज टुडे, है ना। पॉलिसी वैक्यूम क्या है? इंडिया करंटली लैक्स द स्ट्रक्चरल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एल्डर केयर दैट एक्सप्लिसिटली अकाउंट्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज ऑफ वुमेन, है ना। एक महिला के ऊपर एल्डर केयर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा डिपेंड होती है मैन से। राइट, तो हमें एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। नाउ केयर इकोनॉमी बर्डन जो है ये क्या है? द अनरिकॉग्नाइज्ड लेबर ऑफ एल्डर केयर overwhelmingly falls on the female family members, daughters and daughter-in-laws. There is an urgent need to shift the narrative to treat elder care as the public infrastructure rather than private familial misfortune, है ना। ये चीज हमें जापान से सीखनी चाहिए बच्चों। पहले भी ये आया था, तब भी मैंने बताया था कि मैंने पहले भी बच्चों बताया था कि अगर आप लोग अभी केयर इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें जापान से सीखना चाहिए कि वहां पे अगर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 के बाद कोई काम नहीं करना चाहता तो गवर्नमेंट उस व्यक्ति को बिल्कुल ठाट बाट के साथ रखती है एक आइलैंड पर, जहां पर उनकी देखभाल होती है। उनको कुछ काम नहीं करना, खाना पीना मौज करना और कुछ नहीं करना। राइट, तो ये इंडिया में भी लागू करने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? बिकॉज इंडिया इज एजिंग, है ना। डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करें तो इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन दैट इज अबव 60 ईयर इज करंटली ओवर 100 मिलियन एंड इज प्रोजेक्टेड टू सरपास 250 मिलियन बाय 2040। 250 मिलियन बच्चों, है ना, हम 250 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे बाय 2040, है ना। एंड अगेन द फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग की बात करें तो वुमेन इन इंडिया आउटलिव मेन बाय एवरेज ऑफ 4 to 5 years। लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा जीती है फॉर द ऑल गुड रीजंस, है ना। दिस लॉन्गेटिविटी कैरीज अ कंपाउंडेड डिसएडवांटेज, दैट इज क्या? लोअर लाइफ टाइम सेविंग्स, broken employment histories and lack of property asset ownership, and then the absence of dedicated caregiver in the final years। ये बहुत ज्यादा कंपाउंडेड डिसएडवांटेज होता है। पहली बात तो उनके पास कोई लाइफ टाइम की सेविंग होती नहीं, होती है तो बहुत लोअर होती है। देन ब्रोकन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पूरे जिंदगी भर काम नहीं किया तो अब कौन जॉब देगा। देन प्रॉपर्टी और एसेट ओनरशिप में उनका नाम नहीं। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड केयर गिवर इन द फाइनल ईयर्स। तो क्या करें, अब नहीं करें। तो ये चारों चीजें जो है ये बहुत ज्यादा दुखदाई होती हैं अगर एज बुढ़ापे में, अगर किसी महिला का बुढ़ापा है और उसके बाद से चार चीजें नहीं है तो। राइट, देन ऑथर सेज that there is a gender blind frameworks, है ना। existing architectures like the national policy for older person वो जो है वो 1999 की बनी हुई है, एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम viewing aging solely through the lens of poverty and general health, completely missing the gender dimension। Aging women are virtually unrecognized by the state system, है ना। जेंडर डायमेंशन को पूरी तरह से यहां से हटा दिया गया है।
cognitive decline and vulnerability. A 2023 study highlights that 8.8 million Indians, कितने 8.8 million Indians over 60 live with dementia, a number expected to double by 2036. ध्यान रखिए, dementia बच्चों, women are disproportionately affected and more likely to live alone during cognitive डिक्लाइन। उनको दिखना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। तो जो लड़कियां जो हैं वो और ज्यादा जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड होती है। अब स्टेट लेवल प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट टारगेटेड स्टेट एक्शन इज पॉसिबल, Maharashtra launched menopause clinics across 580 government facilities in January 2026. The overwhelming response, that is 31,000 women in 5 weeks, proved that women are waiting for the state to acknowledge their specific healthcare realities. आप सोचिए 5 वीक के अंदर अंदर, मतलब जनवरी 2026 को तो लॉन्च किया है, उसके अंदर उससे 5 वीक के अंदर अंदर 31,000 वुमेन ने रजिस्टर करा दिया मेनोपॉज के बाद। तो मेनोपॉज क्लिनिक्स बनाए गए, यानी लड़कियां वेट करिए कि सरकार कब हमारे लिए ये नीति लेके आए ना, हम उसके साथ जुड़े। राइट। ऑथर कहते हैं भाई देयर इज अ नीड फॉर एन इनसाइट, क्या है ना, द फुल आर्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन। True political representation must encompass the entirety of women's life, that is, moving beyond the years of maternal reproductive health to address the post retirement and geriatric decades। ठीक है। लेजिस्लेटिव एपैथी की बात करें तो द करंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन largely ignores the demographic evidenced by the absence of parliamentary questions, private member bill और कमिटी अटेंशन फोकस्ड ऑन द एजिंग वुमेन, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। देन सिस्टमिक ओवरहॉल नीडेड टू मेक 2029 पार्लियामेंट काउंट। प्रिपरेशंस मस्ट इंक्लूड 3, पहला generating age and gender disaggregated data via census, second formulating budgets that transparently report spending on elder care, third forcing political parties to embed dignified aging into their pre-election manifestos and candidate pipeline, ताकि सब इस चीज को लेकर सीरियसली काम करें। चलिए आज के आखिरी मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे देखते हैं। द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट एम्स टू इंश्योर डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा बाय 2029। डिस्कस हाउ दिस लेजिस्लेटिव माइलस्टोन कैन बी लेवरेज्ड टू अचीव सब्सटेंसिव पॉलिसी आउटकम फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, पर्टिकुलरली एजिंग वुमेन। महिला आरक्षण अधिनियम का लक्ष्य 2029 तक लोकसभा में वर्णात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। चर्चा करें कि हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेष रूप से उम्र बढ़ने वाली महिलाओं के लिए ठोस नीतिगत परिणाम प्राप्त करने के लिए इस विधायी मील का पत्थर लाभ कैसे उठाया जा सकता है। जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये सवाल है। अगर आपने आंसर लिख लिया है तो कृपया करके अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर हम आपके आंसर्स का फ्री वैल्यूएशन विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विद प्रोज एंड कॉन्स आपको आपके आंसर्स वापस भेजते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपका दिन अच्छा बीतेगा। खूब मन लगा कर पढ़िएगा। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट मिलता है। राइट, अगेन आई रिपीट, आई सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िएगा। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।